वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम 24 की जो तैयारी करा रहे हैं, इसमें आपको अनसॉल्व का सेट चौथा हल कराया जाएगा, जिसका पेपर कोड 824 EM है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनसॉल्व है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। अनसॉल्व से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर लगातार बहुत ही बेहतरीन तैयारियां कराई जा रही हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आपको पता है कि पहले आपके 20 विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, उसके बाद आपको खंड खा में आपके पूरा हल करने वाले प्रश्न दिए होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रश्न को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है स्टूडेंट, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का कहलाता है। तो अगर लेंस के किसी भी बिंदु से प्रकाश होकर जाता है बिना विचलित हुए, तो वो प्रकाशिक केंद्र होता है स्टूडेंट। तो इसका राइट ऑप्शन जो है प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ पर हमने बोला सही है, लेकिन टिक गलत लग गया है, तो ध्यान रखना, वो आंसर जो है प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एनालाइज करके भी सारा चीज़ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको केवल समझा के छोड़ दिया जाएगा। ये देखिए पहला प्रश्न है, और लेंस जो होता है स्टूडेंट ये दो तरह का होता है, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। अब देखिए, ये अगर मैं मान लूँ ये उत्तल लेंस है और इसको मैं मान लूँ कि हमारा अवतल लेंस है। अब देखिए स्टूडेंट, तो ये बीचों बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है, लेंस के बीचों बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है। अब देखिए यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष होता है उसका। अब प्रकाश किरण कोई भी गुजरता है तो बिना विचलित हुए ये ऐसे सीधे निकल जाता है, इस तरह से बिना विचलित हुए निकल जाता है। तो प्रकाशिक केंद्र से ही स्टूडेंट वह बिना विचलित हुए निकलता है। तो ध्यान रखना, तो ये बिंदु प्रकाशिक केंद्र होता है, लेंस का बीचों बीच बिंदु जहां से प्रकाश बिना विचलित हुए निकलता है, उस बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। अब दूसरा प्रश्न स्टूडेंट आप लोग देखिएगा, इसमें कहा गया है एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है, परावर्तन कोण का मान होगा। देखिए, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 0 अंश होगा, लेकिन किस आधार पर और किस बेस पर होगा मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का, वो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में स्टूडेंट इस तरह से उसका बाहरी पृष्ठ जो है पेंट किया होता है, तो ये आपका अवतल दर्पण होता है। अब इस ध्यान दीजिए, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर फोकस बिंदु है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आपतित होता है, तो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इसके देखिए, एक किरण को इस तरह से भी आपतित किया जा सकता है या फिर इस तरह से भी आपतित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर दोनों कंडीशन बन रहे हैं स्टूडेंट, किरण को इस तरह से भी आपतित किया जा सकता है, इस तरह से भी। तो अगर देखा जाए, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो समांतर की स्थिति में कोण जो होता है वो 0 अंश बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सही है वो 0 अंश सही है, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसमें कहा है एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच हो, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो, 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच हो, 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच हो। अब देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा सा आपको ज़रूरी बात बता दूं कि आँख का जो निकट बिंदु होता है, आँख का निकट बिंदु, तो निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु जो होता है स्टूडेंट वो अनंत होता है। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत, यानी इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि व्यक्ति जो है
वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ले जाता है। तो इसका मतलब कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, लगभग वो सामान्य रूप से ठीक ठाक है, उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच है, मतलब उसका निकट बिंदु भी 25 सेंटीमीटर पर ठीक ठाक है और उसकी आंख का अनंत बिंदु भी लगभग ठीक ठाक है, तभी तो वो पूरा मतलब सुस्पष्ट रूप से देख ले जाता है। तो यहाँ पर इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन में बोला गया है किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है, परिपथ में धारा हो जाएगी कितना होगा है? तिगुना, 1/4, 2 गुना 1/3 कितना हो जाएगा, यही मान आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो हल होगा इस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें कह रहा है ये एक सूत्र लगाते हैं ओम के नियम का। ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर IR, ये होता है ओम के नियम का फार्मूला। अब यहाँ पर स्टूडेंट कह रहा है कि यदि प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए, प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो धारा को आपको 1/3 भाग में करना पड़ेगा, यानी 1/3 उसका करना पड़ेगा, प्रतिरोध का 1/3 धारा का मान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब प्रतिरोध 3 गुना होगा तो धारा 1/3 भाग होगा, यानी 1/3 भाग होगा उसका। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धारा का मान आपसे पूछ रहा है तो धारा हमारा यही हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, इसमें सोचने समझने वाला है। तो यहाँ पर इसका जो है स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूले के माध्यम से हल कर लेते हैं। अब इसमें देखो कि आप क्या क्या दिया गया है। तो V बराबर 200 वोल्ट है, V बराबर 200 वोल्ट है स्टूडेंट, और उसके बाद प्रतिरोध दिया है R1 R2, R1 बराबर 100 ओम और R2 बराबर 200 ओम, यही दिया गया है स्टूडेंट, ध्यान देना आप लोग। तो कह रहा है तो इतना प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए फार्मूला होता है, पहले इसमें आपको बहुत सारा चीज़ निकालना पड़ेगा तब आप इसको निकाल पाएंगे। तो पहले प्रतिरोध को निकाल लीजिए। यहाँ पर प्रतिरोध को बोला गया है और मकान में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है, तो समांतर क्रम का सूत्र लगा देते हैं। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है प्रतिरोधों का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 1/R बराबर, यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं 1/100 प्लस 1/200। अब इसको हम लोग सरल करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर 1/R इज इक्वल, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 200 हो जाएगा इसका एलसीएम, और यहाँ पर कटेगा तो 100 नहीं है 202 आ जाएगा, प्लस ऊपर यहाँ पर जो है स्टूडेंट इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो 1/R बराबर हमको मिलेगा 3/200, 3/200। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इसको पलट दूंगा अगर मैं, यानी इसको अगर मैं पलट देता हूँ तो R बराबर हमको मिलेगा 200/3, 200/3 ओम हमको मिलेगा, ये मान हमको प्राप्त होता है स्टूडेंट। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आप शक्ति का मान निकाल लीजिए आप लोग। तो शक्ति का मान किस प्रकार निकालोगे, तो फार्मूला होता है P बराबर V²/R होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में मैं मान रख देता हूँ। तो V का मान स्टूडेंट आपका 200 दिया है, तो P बराबर यहाँ पर हो जाएगा 200 गुणे 200 स्टूडेंट, और उसके बाद बटे में स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे ना, और बटे में R, प्रतिरोध का मान कितना आया है, प्रतिरोध का मान 200/3 आया है, तो यहाँ पर 200/3 कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो P बराबर ये ऊपर चला जाएगा
तो यहाँ पर आप 200 से 200 काट भी सकते हैं और ये ऊपर आ जाएगा 3 गुणे 200, तो P बराबर 3 दूना 600 हो जाएगा। 600 वाट, 600 वाट निकल के आता है स्टूडेंट, इस तरह से। अब ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा की खपत आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए स्टूडेंट फार्मूला होता है ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा, वाट गुणे घंटा ये होता है। तो वाट यानी P का मान कितना आया है, 600 वाट आया है। 600 गुणे और कितने घंटे में खर्च होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि 1 घंटे में प्रयोग किया जाता है, 1 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका मान जो है स्टूडेंट 1 लिखा जाएगा। 1 तो बराबर 600 इकन्ने में 600 और ये इतना आपका जो है आंसर जूल में कि वाट घंटा में निकल के आएगा, वाट घंटा में निकल कर के आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 600 वाट घंटा बी वाला ऑप्शन हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टूडेंट हल करोगे आप लोग। आशा करते हैं आपको इसका सल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है, संभवतः दर्पण एवं लेंस है किस तरह का है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है तो ये दोनों अवतल होगा, इसका राइट आंसर है। यदि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब दोनों अवतल है स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है, ध्यान रखना, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होता है। तो इस आधार पे अगर फोकस दूरियां माइनस में है तो वो दोनों अवतल ही है इसका मतलब, क्योंकि अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो दोनों की फोकस दूरियां माइनस में होती है। अवतल दर्पण या अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में होती है। तो ध्यान रखना इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग स्टूडेंट। इसमें कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक परिपथ के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होगा। विभवांतर ज्ञात करना है आपको। तो देखिए अब यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है स्टूडेंट R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला होता है। तो R बराबर अब यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर एक बार ध्यान देना आप लोग। अगर कुल प्रतिरोध की बात करता तो हम लोग ये फार्मूला लगा देते और जोड़ करके हम लोग कुल प्रतिरोध निकाल सकते थे, ठीक है। 2 + 4 + 6 है ना, 6 4 10 2 12, यानी 12 ओम हमारा निकल के आ जाता। लेकिन हम लोगों से कुल प्रतिरोध तो पूछा नहीं है, हम लोग से विभवांतर पूछा है। तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। देखिए पहले प्रतिरोध का विभवांतर निकालेंगे तो V1 बराबर, देखिए ओम का नियम लगाते हैं, V बराबर होता है IR, ठीक है स्टूडेंट, V बराबर होता है IR। तो V1 बराबर IR1, तो I का मान हमेशा के लिए परमानेंटली 2 एम्पियर दिया है, तो 2 गुणे R1, R1 का मान कितना है, V बराबर IR के अनुसार हम लोग निकालेंगे। तो 2 गुणे और उसके बाद R1 का मान कितना दिया, R1 का मान 2 दिया है, तो V1 बराबर आपका स्टूडेंट 4 ओम निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद V2 बराबर दूसरे प्रतिरोध का निकालेंगे तो फार्मूला IR2 हो जाएगा। तो यहाँ पर V2 = I का मान कितना दिया है, I का मान 2 एम्पियर है और गुणे R2 का मान स्टूडेंट कितना है, R2 का मान 4 एम्पियर है। तो यहाँ पर V2 बराबर आपका 4 दूना 8 वोल्ट निकल के आएगा, सॉरी 8 वोल्ट, ये हो जाएगा 8 वोल्ट निकल के आएगा। फिर V3 का निकाल लीजिए तो V3 बराबर हो जाएगा IR3 हो जाएगा। तो V3 बराबर I का मान 2 है और R3 का मान 6 है, तो V3 बराबर 6 दूना 12 वोल्ट निकल के आएगा स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है आंसर कितना आया, 12 आया है, उसके बाद स्टूडेंट 8 आया है और उसके बाद स्टूडेंट हमारा 4 आया है।
तो 4 8 12। अब हम कौन से ऑप्शन में देखेंगे हमारा किस में दिया गया है। 4 8 12, 4 8 12, तो हमारा पहला वाले ऑप्शन में ये दिया गया है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने यही आंसर निकाला है स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 8 12 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह से यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग भी हल कीजिएगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जिंक की क्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है तो Zn हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Zn अधिक क्रियाशील होता है तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी उसको अपनी जगह से हटा देता है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा है Na2CO3 का प्रचलित नाम है। तो Na2CO3 का प्रचलित नाम स्टूडेंट धावन सोडा है। इसका सी वाला ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये सारे फार्मूले को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोग ये सारा चीज़ समझ पाओगे स्टूडेंट। अगर आप बाकी बात करें तो देखिए, ये धावन सोडा का सूत्र हो गया। ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है, तो यहाँ पर इसका अलग सूत्र होता है। ठीक है स्टूडेंट, बेकिंग पाउडर का अलग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग होता है, CaSO4 है ना, उसके बाद इंटू H2O होता है, तो इसका सूत्र भी अलग होता है। इस तरह से तो ये हमारा यही सही है, धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू Na2CO3 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 9 का ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में क्षार धातु है। तो देखिए, फर्स्ट ए वर्ग के तत्व क्षार धातु हैं और सेकंड ए वर्ग के क्षारीय मृदा धातु हैं। तो क्षार धातु इसमें बोला गया है। तो स्टूडेंट क्षार धातु में इसमें हमारा कौन कौन सा तत्व आता है। तो सोडियम आता है, सोडियम पहले वर्ग में आता है, ये क्षारीय धातु है। और सेकंड वाले तत्व आवर्त सारणी के सेकंड वाले तत्व जो है, सेकंड वर्ग वाले सेकंड समूह वाले तत्व है, वो क्षारीय मृदा धातु में आते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा है, इसको मिलान करना है, मैच कराना है आप सभी को, कौन सा किस पर जाएगा। तो देखिए, हेलो एल्केन की बात करें तो जिसमें हाइड्रोजन वर्ग का तत्व होगा वो हेलो एल्केन पे जाएगा। तो यहाँ पर पहला आएगा तीसरे पर, और उसके बाद कीटोन एल्कोहल समूह, तो जिसमें OH होगा वो एल्कोहल समूह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल्कोहल, इसमें OH समूह है और इसमें हेलोजन समूह है। उसके बाद कीटोन की बात करें तो जिसमें जो है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो ये है स्टूडेंट, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एल्कीन की बात करें तो जिसमें क्या नाम है, डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हो, तो ये इस पर चला जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन किस पर है, ये वाला दूसरे पर गया है, तो ये वाला दूसरे पर है, देख लो यहाँ पर भाई। और बी वाला हमारा जो है, बी वाला पहले पर गया है, तो देखिए बी पहले पर गया है, और सी चौथे पे गया है, तो सी वाला जो है देखिए चौथे पे आया है, और उसके बाद डी जो है तीसरे पे गया, तो डी वाला हमारा यहाँ पर तीसरे पे आया हुआ है। तो हमारा यही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हम लोग का, क्षार धातुएं हैं। तो क्षार धातुएं हमने क्या कहा कि फर्स्ट आवर्त सारणी के फर्स्ट ए वर्ग के सभी तत्व क्षारीय धातुएं हैं, तो यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 का ये बी वाला ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी तत्व क्षारीय धातुएं हैं। अगला है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन का ही नहीं, यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ बता देता हूँ। देखिए, कार्बन के 3 जनरल फार्मूले होते हैं। देखिए, एक होता है एल्केन, और दूसरा होता है एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन। इसका फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है, और इसका CnH2n होता है, और इसका CnH2n-1 होता है। इस तरह से नहीं, H2n+2 होता है और H2n-2 होता है, ये होता है। तो इसमें किसका पूछ रहा है, एल्काइन। एल्काइन का सूत्र कौन सा है, तो CnH2n-2 होता है।
एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना आप लोग। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट। इसमें कह रहा है पौधे में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जल का परिवहन जो है पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, कैम्बियम किसके माध्यम से होता है? यानी किसके द्वारा पौधों के जड़ों में जल और खनिज लवण का परिवहन होता है? इसका करेक्ट आंसर बताओ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है, तो ये बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, जाइलम के द्वारा होता है स्टूडेंट। इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है स्टूडेंट कि स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब यानी बीपी जो है होता है, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब का मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है, कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट, 140/90। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सही सी है, 120/80 होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो देखिए, वैसे तो इस पर स्टार लगा हुआ है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ये नोटिस पढ़ सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है पंछियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपाद हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ स्टूडेंट। ये कौन सा जीनोटाइप जो है लंबे तने झुर्रीदार पौधों के लक्षण को व्यक्त करता है? तो इसका ऑप्शन जो है सी वाला राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन जो है स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल RR, ठीक है, झुर्रीदार पौधे और लंबे तने पौधे को उसके लक्षण को व्यक्त करता है यह जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन है द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस जीव में होता है? तो स्टूडेंट अमीबा। इसका राइट आंसर जो है वो अमीबा है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर अमीबा है। जब इसका शरीर 2 पार्टों में विभक्त होता है तो 2 नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? कौन सा इसका ऑप्शन सही है, कौन सा इसका आंसर राइट है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ स्टूडेंट, कौन सा इसका राइट आंसर है? तो क्वेश्चन इसका जो है स्टूडेंट पहला ऑप्शन सही है, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। हालांकि ये क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है विज्ञान में, साइंस में भी दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर उपस्थित होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आप लोग बताओ स्टूडेंट। कौन से भाग में जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं? तो ये आमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथियाँ आमाशय में होते हैं, जो कि जठर रस का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आशा करते हैं आपको सारे विकल्प वाले प्रश्न का हल मिल चुका है। और स्टूडेंट, यदि आप अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। अब उसके बाद हम लोग अगले टाइप के प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा देना है आपको। और उसके बाद इसमें एक प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं इनको निपटा देता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो स्टूडेंट देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है, मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताता हूँ। पहले मैं दर्पण पे बात कर लेता हूँ। दर्पण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है।
एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण स्टूडेंट, ठीक है, और एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो आप लोगों से गोलीय दर्पण पूछा है। अब गोलीय दर्पण ये दो प्रकार का होता है स्टूडेंट। इसके अंतर्गत एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको इसके आंसर पूरे मिल चुके हैं कि दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक समतल एक गोलीय, और जिसमें से ये दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल एक उत्तल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल चुका है। अब हम आगे जो बताने वाले हैं आपको स्टूडेंट वो हमारा है क्या नाम है, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा आपको बताना है। तो चलिए इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। वक्रता केंद्र की परिभाषा जान लो। तो गोलीय दर्पण के कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, मैं आपको सारा चीज़ बना के बता देता हूँ। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण में चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और ये उसका मुख्य अक्ष होता है, ठीक है ये, और यहाँ से कुछ दूरी पर फोकस बिंदु होता है और बीचों बीच में वक्रता केंद्र होता है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो ये गोलीय दर्पण को जब हम गोले का रूप देते हैं तो हमें इसका जहाँ पर हमें इसका केंद्र मिलता है स्टूडेंट, जहाँ पर हमको इसका केंद्र मिलता है उसी के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद मुख्य अक्ष की बात कर रहा है। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा देखो। तो दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव, यहाँ पर देखिए ये दर्पण का ध्रुव होता है और ये वक्रता केंद्र सी होता है। तो इसको जो ये रेखा दोनों मिलाती हुई सीधा जाती है, इसी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी पूरी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आशा करते हैं आपको यह टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इस प्रश्न को अब हल करते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अब हम लोग फोकस दूरी को लिखते हैं पहले स्टूडेंट। यह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है। अब यहाँ पर इसकी फोकस दूरी को हम लोग एफ से लिखते हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होता है, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया गया है, मैंने लिख लिया। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। प्रतिबिंब की स्थिति आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। उसके बाद इसमें कह रहा है सम्मुख जो है यानी दर्पण जो वस्तु रखा है, तो वस्तु का मतलब वो ऑब्जेक्ट की लंबाई दिया है स्टूडेंट। कितना है आपका? ऑब्जेक्ट का मान 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। और उसके बाद इसमें और दिया है वस्तु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया है, यानी यू का मान दिया है। तो यहाँ पर यू का मान स्टूडेंट माइनस का 30 सेंटीमीटर वस्तु सामने रखा है ना, तो ये माइनस में होता है, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर दिया है, मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर आपसे भी का मान पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार एवं स्थिति आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f, ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम लोग मान रखते हैं, तो 1/v प्लस 1/u, u का मान कितना है? माइनस का 30 है, तो यहाँ पर माइनस का 30 रख दिया स्टूडेंट। उसके बाद बराबर में 1/f, f का मान कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर है, इसको मैंने रख दिया। अब इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 1/v इज इक्वल्स, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/30 प्लस 1/30 हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद 1/v बराबर, यहाँ पर इसका लासा लेंगे तो 30 हो जाएगा यहाँ ऊपर। उसके बाद 1 + 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 1/v बराबर 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद फिर इसको पलट दीजिएगा, तो v बराबर 30/2 हो जाएगा। और इसको काट देंगे तो स्टूडेंट v बराबर आपका 15 सेंटीमीटर निकल के आता है स्टूडेंट। v का मान आपका 15 सेंटीमीटर निकल के आता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये ध्रुव से जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्टूडेंट इसका प्रतिबिंब जो है दूरी पर किस तरह से बनेगा? आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी सीधा प्रतिबिंब जो है बनेगा। इस तरह से इसका ऑप्शन जो है हो जाता है।
अब उसकी साइज बताना है, तो साइज के लिए फार्मूला होता है I/O बराबर माइनस का V/U होता है। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो I का मान हम लोग स्टूडेंट दिया ही नहीं है, उसको ज्ञात करेंगे हम लोग। तो I/ और वो का मान आपका 5 दिया गया है, बराबर में V का मान स्टूडेंट 15 आया है, और U का मान जो है स्टूडेंट कितना है, U का मान यहाँ पर माइनस का 30 है। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस पहले से है तो -30, और यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर हम लोग इसका तिरछा गुणा कर देते हैं। तो I × 30 बराबर में 15 × 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर I बराबर 30 को इस तरफ लाते हैं, तो 15 × 5 बटे में 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30। यानी कि यहाँ पर आंसर जो है कितना कितना आएगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 5 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो I बराबर 15/6, 15/6 आप भाग कर दीजिए, जो भी आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो भाग करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब देखिए, थोड़ा सा हमें हर एक प्रश्न को हल करके ही बताना है स्टूडेंट, डायरेक्टली नहीं। कोई भी काम हम लोग को डायरेक्टली नहीं करना है, सारा चीज़ डिटेल्स में हमको समझाना है, तभी हमको पूरा अच्छा नंबर मिलेगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है स्टूडेंट, इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है आँख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। यानी आँख की समंजन क्षमता को आपको परिभाषा लिखना है। किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए जबकि वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर है। और दूसरा क्वेश्चन है वस्तु 2f एवं अनंत के बीच है। यही चीज़ आपको बताना है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला कंडीशन, वस्तु लेंस से 2f दूरी पर है, और दूसरा कंडीशन है वस्तु 2f एवं अनंत के बीच है। तो फिर इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो पहले हम लोग लेंस की क्षमता का परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं। तो ये है उसका उत्तर स्टूडेंट। नेत्र की समंजन क्षमता या आँख की समंजन क्षमता, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो आँख की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। प्रश्न दोनों एक ही है, ध्यान रखना, आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। नेत्र की समंजन क्षमता या आँख की समंजन क्षमता, दोनों का मतलब एक ही होता है। यह प्रश्न का उत्तर वही है, आँख या नेत्र एक ही बात होता है। तो यहाँ पर हम अपने आँख की मांसपेशियों द्वारा फोकस दूरी को जितना समायोजित कर पाते हैं, उस क्षमता को हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर मिल गया। अब आपको इसमें एक एक करके जो पूछा गया है, अब इसको हम देख लेते हैं। पहला कंडीशन है प्रतिबिंब बनने का नियम उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है। तो पहला है कि वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर है, 2f दूरी पर है। तो फिर इसका जो है वो कहाँ पर क्या बनेगा। इस प्रश्न का अगला हल जो हमारा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है 2f दूरी पर है, तो एक कंडीशन इसका ये बन सकता है। तो यहाँ पर जब वस्तु को हम जो है 2f दूरी पर रखते हैं, 2f, एक मिनट, ये तो हमारा अनंत हो जाएगा और 2f हो जाएगा। जब 2f दूरी पर बोला गया है 2f, तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला फिगर इसके लिए फॉलो होता है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला 2f दूरी पर है, यानी 2f बिंदु पर है, इसके लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 2f दूरी पर है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो है f2 और 2f2 के बीच बनता है। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। और उसके बाद दूसरा कंडीशन है, दूसरे कंडीशन में कहा गया है जब वस्तु अनंत एवं 2f के बीच हो। तो अनंत और 2f के बीच हो, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये वाला फिगर हमारा उसके लिए होता है। ये इधर अनंत है और इधर ये हमारा 2f है, तो ये 2f है और इधर पूरा अनंत है। तो इस कंडीशन में इसका प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनता है, यानी कि स्टूडेंट 2f से पहले बनता है, 2f2 के पहले बनता है हमारा, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना। और बाकी किस प्रकृति का होता है, तो ये प्रकृति आपको बताया गया है, लेकिन ये नहीं पूछा गया है आपसे, इसमें केवल आपको चित्र ही पूछा गया है, तो मैंने चित्र केवल आपको बना के दिखा दिया। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो जाता है स्टूडेंट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो भी है, हम लोग सारे प्रश्न को सॉल्यूशन के साथ हल करेंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं।
तो चलिए, जो प्रश्न हमसे पूछा गया है हम यहाँ पर उसका उत्तर आपको लिखकर बता देते हैं। जैसे इसमें कहा है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के 2 लाभ बताना है। तो चलिए यहाँ पर 2 लाभ हम लिख देते हैं। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के 2 लाभ, 2 लाभ बताना है आपको। तो देखिए, नंबर 1 पहला लाभ स्टूडेंट क्या है? पहला लाभ है कि समांतर क्रम में उपयोग किए जाने पर प्रत्येक उपकरण समान वोल्टता प्राप्त करता है। तो देखिए, इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे? जब प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजित होते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक उपकरण को बराबर वोल्टेज मिलता है, प्रत्येक उपकरण को बराबर वोल्टेज मिलता है। और दूसरा क्या फ़ायदा होता है, जब एक उपकरण को चालू किया जाता है तो दूसरा उपकरण यानी अन्य उपकरण अप्रभावित रहते हैं, यानी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार स्टूडेंट आप लोग ये जो है ये क्वेश्चन हल करोगे, सॉल्व करोगे। आशा करते हैं आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो पूछा गया है, इसमें कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा, तो यहाँ पर ये चित्र है, इसके लिए देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम लोग पहले इसको हल करते हैं। तो इसमें कितने प्रतिरोध लगे हैं पहले इसको देखा जाए। तो देखिए, एक एक प्रतिरोध को हम लोग देखते हैं। नंबर 1 यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 मान लेते हैं और तीसरा R3 मान लेते हैं। और उसके बाद वोल्टता दिया गया है इसमें V का मान। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं क्रम से 8, 12, 24, 8, 12 और 24 इनका मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पर हमने ओम लिख लिया। और उसके बाद स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वोल्टता कितना दिया गया है, वोल्टता 8 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 वोल्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया इसको। ठीक है, अब हम लोगों से जो पूछा है उसी को हम लोग अलग अलग प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है और संपूर्ण परिपथ में धारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे आप लोग इसको ज्ञात करोगे, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर ये प्रतिरोध जो है आपके देखिए किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है स्टूडेंट। तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये होता है समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। तो 1/r बराबर 1/r1 का मान कितना है स्टूडेंट? 1/8 प्लस 1/r2 का मान 12 प्लस 1/r3 का मान 24 है। अब यहाँ पर 1/r बराबर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 8 3 24 3 आ जाएगा, प्लस 12 दूना 24 2 आ जाएगा, प्लस कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1/r बराबर स्टूडेंट यहाँ पर ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 6/24। और उसके बाद इसको पलट देते हैं तो ये भी पलट जाएगा। तो 24/6 6 चौक 24। तो r बराबर यहाँ पर 4 ओम निकल के आएगा, यानी पूरे परिपथ का प्रतिरोध जो है 4 ओम संयोजन में प्राप्त होता है हमको। तुल्य प्रतिरोध का मान हमको 4 ओम प्राप्त होता है स्टूडेंट। अब ध्यान देना स्टूडेंट, अब आपको अलग अलग पहले आप अलग अलग धारा निकालिए। तो ओम का नियम लगाएंगे तो V बराबर IR होता है। तो पहले प्रतिरोध की धारा निकालेंगे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1 हो जाएगा। V/, तो I1 बराबर वोल्टता आपका 8 ही दिया है, तो 8 उसके बाद बटे में R1 का मान कितना है, 8 है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 एम्पियर आएगा, 1 एम्पियर निकल के आएगा। उसके बाद दूसरे में निकालते हैं तो दूसरे में I2 बराबर हमारा हो जाएगा V/R2 हो जाएगा। तो I2 बराबर स्टूडेंट V का मान हमारा कितना है, V का मान 8 है और R2 का मान हमारा स्टूडेंट 2 है। R2 का मान हमारा 12 है, तो काटते हैं 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 चौक 8 और 4 तिहाई 12, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो I2 बराबर हमारा आ जाएगा 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर निकल के आता है। अब उसको भाग करके आप अलग अलग लिख सकते हो, बात अलग है, मतलब भाग करके आप इनको अलग अलग लिख सकते हो। 2/3, तो 2/3 हमारा आ चुका है। अब उसके बाद अगला निकालते हैं, अगले प्रतिरोध की धारा निकालते हैं स्टूडेंट। तो अगले प्रतिरोध की धारा हमारा I3 बराबर हो जाएगा V/R3 हो जाएगा। तो I3 बराबर V का मान आपका स्टूडेंट 8 है और R3 का मान आपका जो है कितना है, R3 का मान 24 है। तो यहाँ पर रखते हैं 8 के नाम 8 3 24, यानी कि यहाँ पर I3 बराबर 1/3
जो है एम्पेयर निकल के आएगा। इस तरह से ये पूरा हमारा निकल चुका है। अब हमें पूरे परिपथ की धारा निकालना है। तो चलिए हम लोग पूरे परिपथ का धारा निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर V बराबर फार्मूला होता है IR, ठीक है। अब हम लोग इसमें मान रख लेते हैं स्टूडेंट। तो V का मान 8 दिया है, बराबर I का मान आपको ज्ञात करना है, गुणे R का मान आपका 4 है। तो यहाँ पर रख लिया। फिर इसको इस तरफ लाएंगे तो I बराबर 8/4 हो जाएगा, काट देंगे तो 4 दूना 8, तो I बराबर 2 एम्पियर निकल के आएगा। तो पूरे परिपथ का धारा ये निकल के आता है। आशा करते हैं आपको इस क्वेश्चन का सल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रश्न आपको हल मिल जाता है स्टूडेंट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो भी हमारा अगला क्वेश्चन है। अब देखिए ये प्रश्न जो है आपका, ये तो टॉपिक हट चुका है, इस पर स्टार लगा हुआ है। ये भी प्रश्न आपका हट चुका है, आपका एग्जाम में नहीं आएगा, तो समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। अब हम लोग आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको संतुलित कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो पहला हमारा है H2SO4। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सारे प्रश्न को हम एक एक करके आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। संतुलित का मतलब इनको बराबर करना है। तो H2SO4 है, इसकी क्रिया स्टूडेंट आपको किसके साथ करवाई गई है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई गई है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए SO4 धनात्मक ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो धनात्मक भाग ऋणात्मक से क्रिया करता है, तो ये बनाएगा ये नहीं, ये SO4, ठीक है, प्लस उसके बाद ये हाइड्रोजन जो है क्रिया करेगा OH के साथ, तो यहाँ पर ये बनाएगा जल, H2O बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं है, क्योंकि एक OH यहाँ पर है, मतलब एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ये Na2SO4 प्राप्त होता है। यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से यह रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। एक मिनट स्टूडेंट, ये इस तरह से नहीं बैलेंस होगा। यहाँ पर आपको 2 का गुणा नहीं करना है, केवल 2 का गुणा यहीं पे करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 हटा देना है, यानी, और यहाँ पर 2 का गुणा करके रखना। अब ये आपका बराबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में है आपका MgCl2 दिया है, MgCl2, उसके बाद प्लस में AgNO3 दिया है, AgNO3 दिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसकी क्रिया आपको कराना है, तो क्या क्या बनाएगा, ये MgNO3 बनाएगा, ये बनाता है MgNO3, उसके बाद प्लस AgCl बनाता है, ये आपका बराबर है। अब इसमें यहाँ पर क्या किसका गुणा कराएं कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए, और स्टूडेंट ये NO3 का ट्वाइस कर दीजिए, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। बैलेंस हो गया आपका, ये बैलेंस हो गया। इस तरह से आपको ये बनाना है। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। जो भी हम लोग का अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा अब अगले प्रश्न पे आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, इसमें कह रहा है कि अभिक्रिया, इसमें अभिकारक तथा उत्पाद बताइए। तो ये तो सिंपल है स्टूडेंट, ये दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों अभिकारक हैं, और ये दोनों उत्पाद हैं। तो इसको आप सिंपल सा नाम लिख लो, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। अगला है अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा बनाने वाले पदार्थ के नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 के खा का दूसरा, 25 के खा का दूसरा, इसमें क्या बोला गया है कि अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। अब इसको स्टूडेंट गरम करेंगे, हम क्या करेंगे, गरम करेंगे, तो यहाँ पर ये बनाता है NH3 प्लस यहाँ का एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकल जाता है HCl के रूप में। अब हमें इसका नाम बताना है। ये तो अमोनियम क्लोराइड है, प्रश्न में ही कहा गया है,
अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा है अमोनिया स्टूडेंट, और ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है हम लोग का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए, इसको इस तरह से आप लोग आईपीएससी नहीं समझ पाते हैं, तो पहले इसको अणु सूत्र में व्यक्त करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, आपका 25 का पहला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर इसको मिलाकर मैं CH3 लिख देता हूँ। तो CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड वो, उसके बाद CH3, ये हो जाता है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए, इसी का नाम आपको बताना है, इसी का नाम आपको बताना है। तो इसमें देखिए एक कीटोन समूह है, तो दूसरे नंबर पे अगर हम इसकी गिनती करते हैं 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे हमारा ये समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका अगर आईपीएससी नाम अगर हम देखें स्टूडेंट, तो इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर इसके लिए जो है पूर्वलग्न शब्द जो होता है, अनुलग्न शब्द जो होता है वो ओन होता है, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉन। और दूसरे नंबर पे समूह लगा है तो प्रोपेनॉन 2, इसकी नंबरिंग कर देते हैं। अगला वाला देखते हैं स्टूडेंट। अगला वाला हमारा है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, 1 5, 1 6 कार्बन है। तो इसमें हेक्सेनोन हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले इसको अणु सूत्र में व्यक्त कर लेता हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसको मैं व्यक्त कर लेता हूँ। तो CH3, उसके बाद CH2 1 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6। तो ये CH2 और एक OH भी यहाँ पर लगा देते हैं। इस तरह से ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा पूरा इसका संरचना हमारा जो है इसी तरह से बनेगा स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें भी है, 1 2 3 4 1 5 1 6। अब इसमें कितने कार्बन है, तो 1, यहाँ पर इधर से गिनते, क्रियात्मक समूह इधर है। तो 1 2 3 4 5 1 6 कार्बन है। तो 6 के लिए हेक्स लिखा जाता है स्टूडेंट। 6 के लिए क्या लिखा जाता है, हेक्स लिखा जाता है। तो हेक्से, और इसमें इसके लिए ऑल शब्द होता है, तो हेक्सेनॉल है ना। और ये क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे जुड़ा है, पहले कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, हेक्सेनॉल 1। तो ये इसका आईपीएससी नाम हो जाता है। अगर ये 2 नंबर पे होता तो हम हेक्सेनॉल 2 भी यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयुक्ता लिखिए। तो देखिए परमाणु संख्या, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और संयुक्ता 2 होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। परमाणु संख्या 8 और संयुक्ता 2 होता है। और पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है और इसकी संयुक्ता 1 होता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार संयुक्ता जो है निर्धारित की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो ध्यान रखना, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और संयुक्ता 1, और इसका परमाणु संख्या 8 और संयुक्ता 2 होता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, योगात्मक अपक्रिया एवं प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसकी आपको परिभाषा बताना है, टिप्पणी लिखना है। अगला है मिसेल क्या है, इस पर बताना है। उदासीनीकरण अपक्रिया पे बताना है। तो चलिए हम लोग इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो ये है आपका योगात्मक अपक्रिया और संयोजन अपक्रिया। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, योगात्मक संयोजन का मतलब होता है कि जिसमें कोई 2 पदार्थ आपस में क्रिया करके आपस में संयोजित हो जाते हैं, उसी को हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन का मतलब जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अणु परस्पर संयुक्त होकर केवल
एक उत्पाद का निर्माण करते हैं योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर एथिलीन की क्रिया HBr के साथ कराया गया तो ये ब्रोमोएथेन बना लेता है। ठीक है स्टूडेंट, आपस में पूरा का पूरा पदार्थ आपस में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करा जाते हैं तो ये बुझा चुना CaOH का होल्टॉइज बना लेता है, ये भी आपस में योग कर लेता है। ठीक है, तो यही है आपका योगात्मक या संयोजन अपक्रिया। और उसके बाद अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या कहा गया है। दूसरा में आपको बता रहा प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन बोला जाए एक ही होता है। ठीक है, तो ये है प्रतिस्थापन या विस्थापन। इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी अपने से मजबूत तत्व अपने से कमजोर तत्व को हटा देता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के यौगिक या तत्व को विस्थापित कर देता है विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर FeCO को हटा देता है तो FeSO4 प्लस CO बन जाता है। उसके बाद सोडियम यहाँ से AgNO3 को हटा देता है तो NaNO3 प्लस Ag यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, इसका नाम भी लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर। ठीक है, और इसका नाम तो लिखा ये आप लोग देख रहे हो। तो ये है परिभाषा और ये है एग्जाम्पल। अब उसके बाद अगला टॉपिक है स्टूडेंट, अगला टॉपिक पर ध्यान दो। मिसेल क्या है? देखो मिसेल मतलब होता है एक संरचना होती है। तो चलिए हम लोग मिसेल के बारे में भी देख लें। तो ये होता है मिसेल, ध्यान दीजिएगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्टों के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार के पुंजित कण मिसेल कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक प्रकार से जब हम कपड़े को धोते हैं तो उसमें मैल और वो सब हमारा अलग अलग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और उसमें से मैल के कण जो है अलग हो जाते हैं और शेष वैद्युत अपघट्ट पदार्थ अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी संरचना को हम लोग, उसी पुंजित कण को हम लोग मिसेल की संरचना कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा में आपको केवल इतना लिखना है, बाकी आपको संरचना बनाने के लिए बोला होता तो संरचना भी बनाना पड़ता। अगला प्रश्न है आपका उदासीनीकरण अपक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए उदासीनीकरण अपक्रिया की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसी क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो लवण बनाते हैं और एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को हम लोग जो है उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा में बोला गया है कि जब अम्ल क्षार आपस में रासायनिक अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो वह एक दूसरे की क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, यानी एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसीलिए इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल परिभाषा के महत्व से आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अगला प्रश्न है आपका विरंजक चूड़ के दो उपयोग लिखना है। तो विरंजक चूड़ का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है स्टूडेंट? अब हम आपको विरंजक चूड़ के उपयोग बता देते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो ये है विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर, एक ही बात होता है, चाहे ब्लीचिंग पाउडर का हो चाहे विरंजक चूड़ होता है। तो इसका उपयोग पेयजल को शुद्धिकरण में किया जाता है, यानी कि जल को शुद्ध बनाने में किया जाता है, जीवाणु रहित बनाने में किया जाता है। अगला है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में प्रयुक्त होता है, यानी ऊन को सिकुड़ने से बचाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है इसका उपयोग कपड़ों का विरंजन करने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको 2 उपयोग पूछा गया था, मैंने 3 उपयोग बता दिया है, तीनों आप लोग नोट रखिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है संक्षारण क्या है? जंग लगना। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना क्या होता है? तो स्टूडेंट, किसी भी वस्तु को जब नमी युक्त स्थान पर छोड़ दिया जाता है तो उस पर मूर्छा लगने लगता है, यानी जंग लगने लगता है। इसी क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक है, मैंने कई वीडियो में इस टॉपिक को बता दिया है, लगभग ऐसा कोई वीडियो नहीं छूट रहा है कि जिसमें संक्षारण वाला प्रश्न ना पूछा गया हो। और इसके निवारण की 2 विधियाँ भी बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, परिभाषा में आप लोग को यहाँ पर देखिए लिख लीजिएगा कि कुछ धातुओं को नमीयुक्त स्थानों पर रखने से उनका क्षरण होने लगता है, यानी जंग लगने लगता है, जिस क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। अब इसके बचाने के 2 उपाय हैं। तो देखिए यहाँ पर आप 2 उपाय नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, उस पर पेंट कर दिया जाए या ग्रीस लगा दिया जाए, तेल लगा दिया जाए तो उस पर जंग नहीं लगेगा। और दूसरा चीज़ है लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ा देने से संक्षारण को कम कर दिया जाता है। इस क्रिया को गैल्वनीकरण कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर संक्षारण को रोकने के या कम करने के उपाय और भी प्रोसेस हैं, तो आप इनको चाहें तो इनको भी नोट कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में जितना पूछा है उतना ही आप लोग जानकारी रखें। बाकी आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जिसको हम लोग पीओपी कहते हैं। तो स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद हम उसका फार्मूला भी आप लोग को बता देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल आपको वही सारा चीज़ बता दिया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पर फार्मूला जान लो। ठीक है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, CSO4 का होल ट्वाइज इंटू H2O होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अंग्रेजी में इसको पीओपी कहते हैं। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है इसका आईपीएसी नाम। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये भी पीओपी का सूत्र है, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। चाहे आप इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसके उपयोग हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट। तो चलिए इसका उपयोग देखिए। यहाँ पर इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो इसका उपयोग यहाँ जो है अस्पताल में जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसको प्लास्टर बनाने में भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर चाक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सांचे तथा मॉडल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सारे उपयोग बता दिए गए स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगला है आपका प्रश्न, बायोलॉजी में हम लोग आ चुके हैं। पाचन क्या है, पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं। मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये है पाचन क्रिया की परिभाषा कि पाचन वह क्रिया जिसमें भोजन में मौजूद जटिल रासायनिक पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, जो शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित और उपयोग किए जाते हैं। इस तरह से आप पाचन क्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी जो पूछा गया है कि मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, तो चित्र द्वारा इसको सारा चीज़ समझाना है। तो देखिए इसमें पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। तो नंबर 1 मुख, मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रासिका। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट यकृत और आमाशय और क्या नाम है अग्नाशय, ये सारे पार्ट जो है पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार आप पाचन तंत्र के सभी विभिन्न भागों के नाम लिख सकते हैं और उसके बाद आप इसके बारे में चित्र बना करके पूरा पार्ट के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, जो हमारा है इसमें कह रहा है कि सभी पर टिप्पणी लिखो। 2 पर कह रहा है लेकिन मैं तीनों पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो तीनों टॉपिक पर हम लोग टिप्पणी लिख लेते हैं। तो पहला टॉपिक विखंडन है। तो विखंडन में समझ लीजिए स्टूडेंट क्या होता है। देखिए इसमें जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है, यानी टूट जाता है और नए जीव का रूप ले लेता है, यानी नए जीव का जन्म ले लेते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है, एक द्विविखंडन होता है, एक बहुविखंडन होता है। ठीक है, अमीबा जीव का द्विविखंडन होता है और प्लाज्मोडियम का बहुविखंडन होता है, यानी इस जीव के शरीर जो है विभिन्न भागों में विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तो पुनरुद्भवन या पुनर्जनन देख लीजिए आप लोग स्टूडेंट, ये है इसकी परिभाषा। तो जब जीव का कटा हुआ भाग नए नए जीव का रूप ले लेता है, तो इस प्रकार से होने वाले अलैंगिक जनन को पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। यह जो है अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया इत्यादि जीवों में होता है स्टूडेंट। इस प्रकार ये सब इजी इजी टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है। आप लोग इन सारे टॉपिक को तैयार कर डालो। और उसके बाद अगला टॉपिक है आपका मुकुलन। तो मुकुलन भी देख लीजिए यहीं पर स्टूडेंट आप लोग। मुकुलन की परिभाषा, बहुकोशिकीय जीव, यानी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो कोशिकीय जीव जीवधारियों के शरीर की सतह पर अनेक मुकुल बनते हैं, यानी उनके शरीर पर छोटे छोटे मुकुल का निर्माण होता है। मुकुल मृत शरीर से पृथक होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। और जैसे यानी मुकुल जो होता है ये जब भी कोई जीव या कोई भी जीवित प्राणी मर जाता है तो उसके शरीर पर छोटे छोटे मुकुल जो है निकल जाते हैं और ये उस शरीर से, उसके मृतक शरीर से अलग होकर के जो है नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं और ये हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, यह क्रिया जो है इन सब में होता है। हाइड्रा हो गया, स्पंज हो गया, ईस्ट हो गया, इन सब में होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग मुकुलन की परिभाषा लिख सकते हो। आशा करते हैं आपको मुकुलन की भी डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं स्टूडेंट अगले टाइप की प्रश्न पे, जो हम लोग का लास्ट है। तो ये दोनों प्रश्न स्टार लगे हुए हैं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। तो यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं स्टूडेंट।
और आपको यदि हमारी वीडियो से काफ़ी लाभ हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।